जय हिंद दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी विज्ञान है उसका अध्याय नंबर 2। ठीक है, इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 2 को समझेंगे। अध्याय 2 हमारा है कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। यानी कि इस वीडियो में हम जो है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं, अम्ल के उपयोग क्या होते हैं। उसी प्रकार ऐसे क्षार क्या होते हैं, क्षार के गुण क्या होते हैं, क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके क्या करता है, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। इस प्रकार से जो बहुत से टॉपिक हैं इसमें, तो इस वीडियो में हम यही अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा एनसीईआरटी बुक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा रामायण भर दिया है। मैं सबसे पहले थोड़ा इसका जो बेसिक होता है उसको नोट्स में समझेंगे। उसके बाद ये एनसीईआरटी में क्या दिया है पूरा इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और उसको भी पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अम्ल होते क्या हैं। हमारे अध्याय 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं कि अम्ल होते क्या हैं और दो एग्जाम्पल से समझते हैं उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल। अम्ल क्या है, इसको लिख सकते हैं क्या, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज एसिड। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। जो है इसको हम अपने भाषा में क्या कह सकते हैं कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक हमारी परिभाषा बन जाती है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक, ये तो हमारी एक सिंपल सी परिभाषा हो गई। और देखिए, अगर अम्ल, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिसको हम टेस्ट करके यानी चख करके उसका पता नहीं लगा सकते। ठीक है, खट्टा है कि कैसा है, तो उसको किस प्रकार से चेक करते हैं, उसको लिटमस पेपर द्वारा चेक करते हैं। ठीक है, तो एक लिटमस पेपर होता है, उसको अगर हम अम्ल में डालेंगे, नीला लिटमस पेपर को, तो वो अम्ल को लाल कर देता है। तो उससे हमको पता चलता है कि ये क्या है, अम्ल है। तो उस प्रकार लिटमस पत्र के अनुसार एक और परिभाषा हमारी बन जाती है। उसको उसकी परिभाषा को देखते हैं। लिखा है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारी दूसरी परिभाषा हो गई। सिंपल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, पहले अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, उसको कैसे पता लगाएंगे, तो उसी हिसाब से हमारी एक दूसरी परिभाषा बन जाती है। तो वो परिभाषा है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इसकी एक और परिभाषा होती है, उसको भी समझते हैं। तो देखिए, एक परिभाषा हमारी और हो गई कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो हमारी 3 परिभाषा हो गई। तो तीनों को मिला के एक बड़ा सा परिभाषा बना सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि वे पदार्थ या वे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला पॉइंट होगा, नीले लिटमस पेपर को जो लाल कर देते हैं, तथा जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारी डिटेल में परिभाषा हो गई। तो इसका एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, आगे समझते हैं। उसके बाद 2 एग्जाम्पल, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया हमारा HCl, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो मैं नाम इधर बोल रहा हूँ, जैसे ये बोल रहा हूँ, इसको लिख दिया, इसको भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को नाम नहीं पता होगा, तो आप लोग एक कापी पेन लेके हमेशा बैठिए। ठीक है, और उसको नोट डाउन करते रहिए। और इसका भी आप लोग पूरा का नोट्स एक बना लीजिए, ये आपको बहुत लाभ देगा। ठीक है, अभी नोट्स बनाते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। जो हम नहीं बोलें, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको ना आता हो उसको भी आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और एक होता है HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ठीक है,
तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल को भी समझ लिया। अम्ल होते क्या हैं उसको मैं एक बार फिर से पूरा बता दूँ। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के 3 एग्जाम्पल को मैंने देख लिया। चलिए अब अम्ल के गुण को समझते हैं। क्या हो गया, अम्लों के गुण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानते चलेंगे, ठीक है साथ में। तो अब इसको सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं कि अम्ल, सबसे पहले तो मैंने क्या पढ़ा, स्वाद में खट्टे होते हैं, और दूसरा इसका गुण क्या है, संक्षारिक प्रवृत्ति के होते हैं। संक्षारिक प्रवृत्ति मीन्स समझते हैं, संक्षारिक प्रवृत्ति मीन्स अम्ल जो है धातुओं के साथ धीमी गति से क्रिया करता है तथा विषैले यौगिक का निर्माण करता है। ये हमारी संक्षारिक प्रवृत्ति है, मीन्स क्रिया जो है उससे धीमी गति से करेगा लेकिन एक विषैले यौगिक का निर्माण करेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं सूचक। ठीक है, अम्ल सूचक जो है, ये सूचक हमारे लिटमस पेपर होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि सूचक जो है नीले लिटमस पेपर को जो है अम्ल क्या करता है, लाल करता है। नीले लिटमस पत्र को हमारा अम्ल क्या करता है, ये एक गुण है। अब सूचक होते क्या है, सूचक मीन्स सीधे शब्दों में समझ लीजिए, सूचक मीन्स जो सूचना देते हैं, जो सूचना देते हैं। कैसी सूचना देते हैं, अम्ल और क्षार होने की सूचना देते हैं, अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सूचक। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि अम्लों के उपयोग यानी कि यूज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो अम्ल के क्या क्या उपयोग हैं, वो बहुत सारे उपयोग हैं। तो थोड़ा सा मैं 2-3 समझ लेता हूँ। ये HCl है, HCl को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइड्रो, भी मैंने बताया इसके पहले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसके क्या उपयोग है, चलिए समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग है सबसे पहले क्लोरीन गैस के निर्माण में, ठीक, लोहे की चादर को साफ करने में और वस्त्र उद्योग में कपड़ों को रंगने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप उपयोग इसको पढ़ लेंगे, इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ मैंने अम्ल के बेसिक को थोड़ा सा समझ लिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं कि क्षारक क्या होते हैं, क्षारक के गुण क्या होते हैं। तो क्षार के बारे में थोड़ा बेसिक समझेंगे। चलिए क्षारक को समझते हैं। क्षारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, तो अब देखिए इसकी परिभाषा को समझते हैं। लिखा है, वे सभी यौगिक जो जल में घुलकर OH- को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो हमारे क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, इसके पहले में मैंने क्या पढ़ा, अम्ल क्या पढ़ा था, अम्ल जो है H+ आयन देते थे। ये जो हमारे क्षारक होते हैं वो हमारे क्या देते हैं, OH- को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। एक दूसरी परिभाषा हमारी क्या हो जाती है कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, वो हमारे क्या थे, स्वाद में खट्टे होते थे, ये स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। ठीक है, तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अम्ल जो था नीले को लाल करता था, ये क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो इसकी 2 परिभाषा, ये हो गई, ये हो गई, दोनों में से कोई भी लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसके थोड़ा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं NaOH, ठीक, KOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते रहिए अपने कॉपी में, जिसको ना पता हो। ठीक, तो चलिए अब क्षारकों के गुण के बारे में पढ़ते हैं। क्षारकों के गुण, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, अब इसका जो पहली प्रॉपर्टी है, स्वाद में अम्ल हमारा था क्या, खट्टा होता था, ये स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं।
ठीक है। इसको स्पर्श करने पर क्या होते हैं, चिकने होते हैं। जो क्षार हमारे होते हैं उसको स्पर्श करेंगे तो वो क्या होगा, चिकना होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, सूचक। सूचक क्या होते हैं, वो जो हमारा था अम्ल था वो नीला को लाल करता था, लेकिन ये लाल को नीला कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इसके क्या हो गए, गुण हो गए, ठीक। यहाँ तक मैंने अम्ल के बारे में समझ लिया। अम्ल के गुण क्या होते हैं, अम्ल का उपयोग क्या होता है, क्षार क्या होते हैं, क्षार के गुण क्या होते हैं, ये सब हमने समझ लिया, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और फिर समझेंगे उसके आगे जो है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं इसमें कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। प्रबल अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो चलिए प्रबल अम्ल को समझते हैं, क्या लिखा है परिभाषा। वे अम्ल जो जल में घोलने पर H+ आयनों में पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। मीन्स कह रहा है कि जब हम प्रबल अम्ल वे होंगे, अम्ल तो बहुत सारे लेकिन प्रबल कौन से होंगे, जो जल में अगर उसको घोल दें तो H+ आयन देता ही है, मैंने सब में बताया, लेकिन जो पूर्णतः H+ आयनों में विभाजित हो जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, 2-3 HCl जो है ये टूट जाएगा H+ में और Cl माइनस में। HNO3 ये भी H+ में, NO3 माइनस में। फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिसको नाम नहीं पता होगा वो आप लोग नोट करते रहेंगे, ठीक है। तो प्रबल अम्ल हो गया। तो चलिए अब समझते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। दुर्बल अम्ल, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वीक एसिड, ठीक है। अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। लिखा है कि वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H+ आयनों में तथा ऋण आयनों में आंशिक रूप से विभाजित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक। प्रबल अम्ल हमारे क्या थे, पूर्णतया जो है, पूर्णतया उसमें था विभाजित हो जाते हैं, इसमें क्या है, आंशिक रूप से विभाजित होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्लों को समझ लिया, ठीक है। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो H+ आयनों में पूर्णतया टूट जाते हैं, और जो दुर्बल होते हैं वो H+ आयनों या ऋण आयनों में आंशिक रूप से टूटते हैं, ठीक है, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक। तो चलिए अब समझते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार को इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं प्रबल क्षार कहते किसे। वे क्षार जो जल में घुलने पर OH- तथा धन आयन, OH ऋण आयन तथा धन आयन में पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। वो जो हमारा अम्ल था वो H+ में टूटता था, ठीक है, प्लस और माइनस, धन और ऋण आयन में, ठीक है। और इसका थोड़ा सा अंतर है, केवल बस यही OH हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड धन आयन और ऋण आयनों में पूर्णतः, जब प्रबल होगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, जब आंशिक रूप से होगा तो वो क्या होगा, हमारा दुर्बल क्षार, ठीक है। इसमें देख लीजिए पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है NaOH KOH, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये प्रबल क्षार हो गए। अब समझते हैं कि दुर्बल क्षार भी आप लोग कर लेंगे, केवल दुर्बल क्षार में क्या करना है, पूर्णतया की जगह क्या लिखना है, आंशिक रूप से विभाजित होते हैं, ठीक है। तो अम्ल के बारे में मैंने सीख लिया, अम्ल क्षार सीख लिया, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा समझेंगे क्या लवण के बारे में। लवण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साल्ट, क्या कहेंगे, साल्ट, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ा सा परिभाषा देखेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, उदासीनीकरण
अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे कॉफ़ी है। ठीक, उसके बाद इसको समझते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते किसे हैं? ठीक, उसको समझते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है कि जब इसको लिखेंगे, जब अम्ल और क्षार, क्या, जब अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लवण प्लस क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। तो वो हमारा इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, आप लोग मन करे तो लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे इसको? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका जो ये लवण का एग्जाम्पल देखिए कैसे, ये NaOH, ये क्या है? हमारा क्षार है, प्लस HCl, ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, ये अम्ल है। दोनों मिल के क्या बनाए? NaCl, जो हमारा साधारण नमक है, प्लस क्या बनाए? जल। NaCl मीन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो हमारा साधारण नमक है, इसका रासायनिक नाम हमारा क्या होता है? रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि जो हमारा साधारण नमक है यानी लवण, उसके जो है भौतिक गुण के और रासायनिक गुण के बारे में समझते हैं। ठीक है, भौतिक गुण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं, ये जो हमारा भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण जो है ये इम्पॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार, कई बार पूछा जाता है। ये रासायनिक गुण ये नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन भौतिक गुण जो इसका है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 2-4 समझते हैं कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। या एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, क्रिस्टलीय मीन्स होता है दानेदार। ठीक है, उसको क्रिस्टल कहते हैं। रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता। ठीक, फिर दूसरा लिखा है यह अत्यधिक विलेय है। जब हम उसको नमक को देखिए जल में घोलते हैं तो वो जल्दी से घुल जाता है। ठीक है, तो अत्यधिक विलेय है। ठीक, फिर स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है। और नमक जो होता है उसको देखिए वो चटकता बहुत है। अगर देखिए कभी कभार जब जो है चटकता है ना, बहुत बार चटकता, हम लोग देखे होंगे। गांव भाषा में सब लोग चूल्हे पे जब खाना बनाते हैं, वहाँ अगर कोई अंदर चला जाता है चूल्हे में तो वो खूब तेज़ी से चटकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे भौतिक गुण। रासायनिक गुण नहीं लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके उपयोग के बारे में। इसके उपयोग के देखते हैं, यूजेज। क्या? यूजेज। तो देखिए क्या लिखा है, इसका उपयोग जो है भोजन बनाने में करते हैं। ठीक है, मांस, अचार इत्यादि को सुरक्षित रखने में, साबुन के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं, मिट्टी के बर्तनों में पालिश चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक, तो इसका जो बेसिक था, अम्ल, क्षार और लवण का बेस जो था, इसका बेसिक मैंने समझ लिया है नोट्स पे। ठीक है, तो चलिए अब हमारे NCERT बुक में कैसा दिया है उसको भी समझेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारा NCERT बुक में क्या लिखा है, यहाँ से देखते हैं इसको। ठीक है, हम जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इसको मैंने पढ़ लिया। ठीक है, यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले को लाल करता है और जो क्षार होता है वो लाल को क्या करता है? नीला करता है। ठीक है, अब लिखिए, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। इसको मैंने भी पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए क्या, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, जो लिटमस होता है वो हमारा प्राकृतिक सूचक है। इस प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। ठीक है, हल्दी भी हमारा क्या है? ये भी एक प्रकार का सूचक है। ठीक है, जब हल्दी की देखिए शादी विवाह में चंदन लगाते हैं, चूने के संपर्क में यह आता है तो उसका रंग क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, तो क्या हल्दी भी हमारा एक प्रकार का क्या है? सूचक है। तो देखिए हमारा NCERT में एक क्वेश्चन दिया है, प्रश्न क्या दिया है, लिखा है, एक आपको 3 परख नली दी गई है, इसमें से एक में आश्रित जल है एवं शेष 2 में, एक में अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र को दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है,
तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ थोड़ा सा लिखा 3 परख नली है, ऐसे 3 परख नली। अब इस तीनों में इसमें मान लीजिए आश्रित जल है, इसमें क्या है आश्रित जल है, ये अम्ल है, ये हमारा क्षार है। अब देखिए, अब ये जो हमारा लाल लिटमस पत्र दिया है, ठीक है, अगर लाल लिटमस पत्र को आश्रित जल में डालेंगे तो ये क्या होगा, इसका रंग नहीं बदलेगा, ठीक है। तो जब रंग नहीं बदलेगा तो हम जान जाएंगे क्या है, ये आश्रित जल है, ठीक है। अब अम्ल में अगर लाल लिटमस पत्र को डालेंगे सबसे पहले, अब इसको फिर क्षार में अगर डाल देंगे तो क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, ये लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा, ठीक। अब फिर ये नीला हो गया, अब इसको जो है अगर हम अम्ल में डालेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, नीला से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है इसको पता कर लेंगे कि किसमें आश्रित जल है, किसमें अम्ल है, किसमें क्षार है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ लिखा है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण धर्म समझना। तो अम्ल एवं क्षार के हम लोग रासायनिक गुण को नोट्स पे समझ लिए हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ जो है ये प्रयोगशाला, ये क्रियाकलाप है, इसको आप लोग पढ़िएगा, इसमें कोई कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा लिखा सूचक, इसको भी हम लोग पढ़ लिए हैं कि जो हमारा सूचना देते हैं, किसकी सूचना देंगे, ये अम्ल एवं क्षार होने की, किसी विलयन के अम्ल एवं क्षार होने की स्थिति का सूचना देते हैं, वो सूचक कहलाते हैं, ठीक है। इसको भी समझ लिए हैं। अब ये देखिए हमारा जो लिखा है अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अब क्रिया करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, अम्ल जो है धातु के साथ कैसे अब क्रिया करता है, ठीक है। यहाँ देखिए अम्ल का धातुओं के साथ क्रिया, इसको लिख सकते हैं। अभिक्रिया होगा तो एक्शन यहाँ लिखेंगे, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्शन। अभिक्रिया होगा तो होगा रिएक्शन, एक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स, ठीक है। तो अब चलिए सबसे पहले एक मेन पॉइंट हमारा है कि अम्ल क्या लिखा, अम्ल धातुओं के साथ अम्ल प्लस धातु क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। इसको हाइड्रोजन गैस, ये ऊपर का निशान लगा है तो ये मीन्स गैस को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं 2-1। ये हमारा ये मैग्नीशियम है, ये क्या है मैग्नीशियम, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा, ये क्या है, ये हमारा धातु है, ठीक। ये क्या है, हमारा अम्ल है, ठीक। अब इसके साथ ये जो है इसके साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट। और देखिए ये मैग्नीशियम सल्फेट हमारा क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है। उसके बाद ये बना रहा है क्या, जल, सॉरी जल नहीं, हाइड्रोजन गैस, ये ऊपर का निशान लगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब ये दूसरा एग्जाम्पल जिंक जो है, ये क्या है, धातु है, ये 2HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड बना रहा है। ये हमारा क्या है, जिंक क्लोराइड ZCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अब क्रिया करते हैं। मीन्स जो अम्ल होता है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अब क्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं कि क्रिया कैसे क्या बनाता है। यहाँ से समझते हैं कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, प्लस क्या अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, हमारा क्या बनाएगा, ये लवण बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर अगला क्या बनाएगा, जल बनाएगा, ठीक है। तो इसको जो है सूत्र के द्वारा, रासायनिक सूत्र के द्वारा समझते हैं। ये कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ क्या है, धातु कार्बोनेट, ये यक्स जो लिखा है, यहाँ कोई भी धातु हो सकती है, सोडियम हो सकती है, कुछ भी यहाँ इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ सोडियम जोड़ेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम यहाँ के जोड़ेंगे तो पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ यक्स मैंने दर्शा दी, यहाँ धातुओं की संख्या हो सकती चाहे जो, ठीक। ये कार्बोनेट का सूत्र है, ठीक है, CO3 कार्बोनेट। ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए यहाँ के लिए हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स धातु, यक्स यहाँ भी लिख दिया हूँ, तो यहाँ की यानी कि धातु कोई भी आ सकती है, ठीक। प्लस अम्ल आ गया, अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, लवण,
ठीक है। उसके बाद क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं CO2, जल को क्या कहते हैं H2O प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं, दो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अम्लों का धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अब क्रिया, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिखे हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या है Na2CO3, ये हमारा क्या है सॉलिड है, क्या है, इसको यस से इसलिए सिंबल किया हूँ। ठीक है, इसको भी समझते चलेंगे कौन सॉलिड होता है, कौन एक्वस फॉर्म में होता है, कौन लिक्विड होता है। पदार्थ की चार अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस और एक्वस फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया Na2CO3, ये हमारा क्या हो गया सॉलिड, सोडियम कार्बोनेट 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब यहाँ क्या बनाया 2NaCl प्लस H2O प्लस क्या बनाया CO2। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैंने क्या बताया था कि जब ये जो है अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, ये धातु कार्बोनेट है। ठीक है, ये क्या है धातु कार्बोनेट, ये किया है अम्ल के साथ क्रिया किया, क्या बनाया NaCl लवण, ये एक्वस फार्म में है। फिर यहाँ क्या बनाया हमारा H2O जल, ये लिक्विड फार्म में, लिक्विड को L से दिखाते हैं। ठीक है, अब CO2 क्या है गैस फार्म में, इसको G से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अब अगला एग्जाम्पल समझते हैं NaHCO3 मीन्स देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसके पहले देखिए ये लिखा है ये धातु जुड़ा है, तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट साथ धातु जुड़ा है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, फिर HCl, यही HCl हमारा क्या है अम्ल है, फिर क्रिया करके क्या बनाया NaCl नमक, फिर H2O जल, CO2 क्या बना लिया हमारा गैस, इसको गैस को G से फॉर्म प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए जल हमारा लिक्विड है तो इसको L से। ठीक है, ये NaCl हमारा किस फॉर्म में है एक्वस फॉर्म में, ये HCl भी हमारा क्या है एक्वस फॉर्म में, और ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जो है किस फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो है अम्लों का धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट साथ अब क्रिया करके कैसे कैसे क्या बनाता है। ठीक है, तो देखिए यही एग्जाम्पल हमारा इसमें भी लिखा है। ठीक है, Na2CO3 NaH वाला। ठीक है, वही जो मैंने एग्जाम्पल समझाया है। ठीक है, तो चलिए आगे और भी एग्जाम्पल दिए हैं उसको थोड़ा समझते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा NCERT में क्या दिया, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझते हैं कि अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको पहले भी बता चुका हूँ कि अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको मैंने उदासीनीकरण अपक्रिया भी पढ़ाया। चलिए इसको समझते हैं। ये हमारा क्या होगा क्षारक का अम्लों के साथ अपक्रिया या अम्ल का क्षार के साथ अपक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस या एसिड, कुछ भी लिख सकते हैं, बेस विथ एसिड, सॉरी ACID रहेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं क्षारक अम्ल के साथ। ठीक है, इसको क्षारक अम्ल के साथ अब क्रिया करके क्या बनाएगा लवण बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या HCl। ठीक है, HCl ये हमारा क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH मिल के क्या बनाएगी NaCl प्लस H2O। तो अब यहाँ समझने वाली बात है, ये हमारा क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कई बार बताया
ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा क्या है NaCl नमक, फिर ये क्या है H2O जल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है अम्ल है, ये क्षार, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके ये लवण बनाए था, ये क्या बनाए जल, सॉल्ट, वाटर, एसिड एंड बेस। ठीक है, तो आगे हमारा NCERT में लिखा है कि उदासीनीकरण अपक्रिया कहते किसे हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया भी मैंने समझ लिया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए कहा यहाँ उदासीनीकरण अपक्रिया, इसको भी हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखिए हमारा, इसमें क्या लिखा है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया। मीन्स अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड की ऑक्साइड के साथ कैसी अपक्रिया देता है। ठीक है, चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ से समझते हैं कि धातु ऑक्साइड जो है प्लस अम्ल, ठीक है, अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता तथा जल बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए एग्जाम्पल एक हम ले लिए हैं, NaO सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम धातु है तो धातु ऑक्साइड लिखा है ना, तो सोडियम ऑक्साइड प्लस HCl मीन्स ये अम्ल है, इसके साथ क्रिया करके क्या बना रहा है NaCl नमक यानी लवण, फिर क्या होता है H2O जल। यहाँ देखिए हमारा सब मतलब अणुओं की संख्या दोनों पक्ष में बराबर नहीं है। ठीक है, समीकरण को संतुलित करना मैंने इसके पहले वाले अध्याय में अच्छे से डिटेल से बताया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जाके अच्छे से इसको संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए क्या लिखा है, ये जो हमारा इसमें एक समझने वाली बात है, ये लिखा है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड। ये से देखिए धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, लवण बना रहा तथा जल बना रहा। इसके पहले वाले अभिक्रिया में मैंने क्या समझा है कि जो है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते थे, यही बनाते थे, मीन्स लवण और जल बनाते थे। और इसमें भी वही है, धातु ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रहा, दोनों इसमें सेम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक समझने वाली बात है, यहाँ जब हम वहाँ उसमें क्या करते थे, अम्ल करते थे प्लस क्षार करते थे, तो यही हमारी सेम आती थी लवण प्लस क्या आता था जल। यानी कि इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, ये हमारा जो है क्षारीय ऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। ये क्षार जो है क्षारीय ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। यही एक पॉइंट इसमें है समझने वाली। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं अगला टॉपिक इसमें क्या दिया है। देखिए इसमें हमारा अगला टॉपिक है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया। चलिए एक एग्जाम्पल लेके इसकी अपक्रिया कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। क्षारक का जो है अधात्विक ऑक्साइड, क्षारक मैंने मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मान लेता हूँ। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस, अब अधात्विक ऑक्साइड CO2 मान लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये अधात्विक ऑक्साइड है, तो अब क्रिया करके क्या बना रहा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस का क्या बना रहा जल, ये हमारा जल, ये हमारा लवण। अब देखिए ये जो मैंने अभी पहले देखिए कराया, यहाँ क्या धातु ऑक्साइड जो था ये हमारा क्या है, ये है क्षारक, ये हमारा क्या है अधात्विक ऑक्साइड। अब यहाँ मैंने पहले क्या पढ़ा था कि जो है ये क्षारक अम्ल क्षार प्लस अम्ल आपस में क्रिया करके यही सेम बनाते हैं, लवण बनाते हैं प्लस क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब हम यहाँ कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड जो है, यहाँ से क्या हमको निष्कर्ष निकलता है कि अधात्विक ऑक्साइड जो है हमारा, अधात्विक ऑक्साइड जो हमारा वो क्या है, वो अम्लीय प्रकृति का है। क्या है, अम्लीय, क्या है, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी देखिए क्या समझे, धातु ऑक्साइड जो था
ये कैसा हमारा था, क्षारीय प्रकृति का था। ठीक है, तो इसमें क्या समझने वाली बात यही एक है कि ये जो है अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, तो चलिए अब इसका अगला टॉपिक इसमें देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है। तो अगला टॉपिक जो हमारा है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। ठीक है, तो मैंने परिभाषा में ही पढ़ा कि जो है अम्ल होते हैं जो जल में घुल के क्या H+ आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो OH- देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी एग्जाम्पल से 2-1 एग्जाम्पल लेके इसको इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, HCl। ठीक है, इसमें जो है हम क्या मिलाएंगे, H2 मिला देते हैं जल, तो ये हमारा टूट जाएगा H+ आयन में, प्लस ये टूटेगा हमारा Cl- में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन कराएंगे। चलिए एक क्षार का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, मान लेते हैं NaOH। ठीक है, इसका भी जलीय विलयन कराएंगे, क्या होगा, H2O, तो ये हो जाएगा हमारा Na प्लस का OH- में टूट जाएगा। ठीक है, इसको हमको देखिए यहाँ ये OH- में टूट रहा है, यहाँ ये हमारा क्या H+ में टूट रहा है। ठीक है, तो मीन्स जल में जब अम्ल का जलीय विलयन, क्षार का जलीय विलयन क्या होगा, आप लोग इसको समझ लिए होंगे। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में एक अगला टॉपिक दिया है, एक बचा है कि ये पीएच स्केल होता क्या है। चलिए इसको पीएच स्केल को समझते हैं। तो पीएच स्केल की खोज जो है क्या किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। ठीक है, ये पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच को सब लोग देखिए लिखने में गलती करते हैं। ये जो पी है इसको सब लोग ये कैपिटल ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, इसको ऐसे नहीं लिखते। इसको जो पी जो होता है इसका स्मॉल होना चाहिए, और एच जो होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, पी जो होता है इसका स्मॉल होता है, एच जो है कैपिटल होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन की कितनी मात्रा उसमें। ठीक है, पीएच का फुल नेम क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको इंग्लिश में परिभाषित, छोटा सा परिभाषा अगर इसको समझेंगे तो ये और ईजी है। क्या लिखा है, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं परिभाषा को। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, मीन्स कोई विलयन है उसमें जो हाइड्रोजन आयन कितना मिला है इसको पता करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसे को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं पीएच स्केल में क्या पैमाना होता है, उसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए समझते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल हमारा कितना पैमाना होता है, 0 से 14। अगर कोई पूछे पीएच स्केल में पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 14 होता है। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ समझने वाली बात है, अगर आप लोगों कोई क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए, तो देखिए यहाँ हो गया हमारा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, ये 7। ठीक है, अगर कोई पूछे यहाँ 6 पे अम्लीयता ज़्यादा होगी कि यहाँ 1 पे होगी, तो आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ कि यहाँ होगी। अब देखिए कैसे यहाँ होगी, क्योंकि देखिए इधर जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमारा क्या क्षारीय माध्यम पास आता जाएगा, यानी कि क्षारीय माध्यम होगा। तो यानी कि यहाँ से मेन पॉइंट हमारा ये है, तो यहाँ से जितना दूर जाएंगे तो उसकी वैल्यू मीन्स इधर जितना आएंगे तो वो अम्ल, मतलब 7 से हमारा कम होगा, 0 से ज़्यादा 7 से कम, 7 तक नहीं, 7 पे हो गया तो हमारा उदासीन हो जाएगा, 7 से कम हो गया तो हमारा इसकी वैल्यू क्या हो गई, अम्लीय हो गई, और 7 से जैसे भी बढ़ा तो वो हमारा क्या हो गया, क्षारीय। मीन्स यहाँ से अगर इसके पास में जाएंगे तो घटेगी, जितना दूर आएंगे उतनी हमारी इसकी वैल्यू अम्ल की बढ़ेगी। ठीक है, मीन्स यहाँ 1 अगर कोई पूछे 1 अम्लीयता ज़्यादा है कि 6 की, तो 1 की होगी। क्यों होगी, क्योंकि 1 जो है दूर है। और उसी प्रकार इसमें पूछे, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 13। अगर कोई पूछे 8 की ज़्यादा होगी 14, तो ये 14 की ज़्यादा होगी, क्योंकि 14 जो है यहाँ से दूर है। यहाँ से अगर इधर जैसे घुसेंगे तो अम्ल होगा, तो वैसे क्षार को इधर आएंगे तो अम्लीयता माध्यम होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार अब इसमें भी देखिए ये हमारा निशान लगा है, मीन्स इधर जैसे जैसे जाएंगे क्षार का बढ़ेगा। ठीक है, इधर जैसे जैसे आएंगे इधर अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे एनसीईआरटी में एक ऐसे देखिए निशान करके बनाया है, ये ऐसे ऐसे ले जाके यहाँ मिलाया। ठीक है, तो मीन्स ये क्या है, ये लाइन हमारी कौन सी है, H+, और ये जो इधर से आई है ये हमारी क्या है, OH-। मीन्स इधर देखिए यहाँ से यहाँ चढ़ा है, मीन्स यहाँ सबसे हाईएस्ट है, यहाँ देखिए मोटा, इधर जितना आ रहा है उधर पतला हो रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो OH इधर आएगा घटेगा,
इधर साइड पे एच प्लस क्या आएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये स्केल को समझ गए होंगे। हमारा देखिए क्या लिखा है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ये आप लोग 10 में पहुँच चुके हैं तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ खास है नहीं, बस इसमें देखिए ये जो लिया है एक अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं कि ऐसी वर्षा, लिखिए वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, फिर अगला लिखा है आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। ये सब जो लिखा है रामायण, इसको आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी ये देखिए जो ये इसको भी लिखा हमारे पाचन तंत्र का पीएच। ठीक, फिर लिखा पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम अब पढ़ के बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, बाकी इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, और एक हमारा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करिए, बहुत ही कंपटीशन में भी और जगह जगह हमेशा पूछा जाता है। ये जो हमारा प्राकृतिक स्रोत है इसमें जैसे सिरका है, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरे में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ये जो प्राकृतिक स्रोत है इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इसको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत बार बहुत ही पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछते हैं। ठीक, उसके बाद ये देखिए लिखा लवण के परिवार, तो इसको मैंने इस सबको भी मैंने पढ़ लिया है, साधारण नमक। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक हमारा इसमें है विरंजक चूर्ण। ठीक है, इस सब का जो विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, और उसके बाद धोने का सोडा है, और जो है हमारा इसमें और सब और एक है, तो उसका जो है ये रासायनिक सूत्र जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो विरंजक चूर्ण है इसका जो है उपयोग बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये हमारे एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। तो आगे देखिए क्या लिखा है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा जो है इसका भी उपयोग इम्पॉर्टेंट है, इसको भी उपयोग और इसका जो है रासायनिक सूत्र, इसको भी अभी हम लिख के रासायनिक सूत्र एक जगह सबका दिखा देंगे। बाकी इसका जो उपयोग है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा ये धोने का सोडा है, धोने का सोडा, इसका भी उपयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उपयोग ये जो इसमें दिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबका उपयोग। ठीक है, इसका भी उपयोग इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इस सबको मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, पढ़ के बताऊँगा, लिखा अच्छे से, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुछ इसमें समझाने वाली बात नहीं है। ठीक, अगला हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो चलिए इस सब का रासायनिक सूत्र लिख के एक जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इन सब का होगा, देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, बेकिंग सोडा का NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धोने का सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसमें 10 भाग पानी होता है। ठीक, क्या 10 भाग पानी होगा और 1 भाग हमारा क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, तो वो हमारा क्या होगा, धामा सोडा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 इंटू हाफ H2O, मीन्स कॉपर सल्फेट की 1 मात्रा और आधी मात्रा क्या होगी, जल की, तो हमारा हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम का देखिए क्या होगा, इसमें आधा भाग जल का है, इसमें हमारा क्या है 2 भाग जल का है, यही दोनों में कन्फ्यूजन बहुत पैदा करता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसमें जो है आधा भाग जल होता है, और ये जो हमारा है जिप्सम में जो है 2 भाग जल का होता है। ठीक है, ये जो प्लास्टर डॉक्टर लोग लगाते नहीं हैं वही है ये। ठीक, और ये जिप्सम का सूत्र हो गया। और ये जो हमारा आपने क्या सीखा इसको आप लोग पढ़ेंगे। और इधर हमारा जो लिखा है और जो ये हमारा अभ्यास वाला क्वेश्चन दिया है इसको भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग कहें तो जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका जो है इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे बनता है उसको आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से बनता है इसको भी जानेंगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसका भी इस पार्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनते हैं, उसको भी एक अलग वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो ये अध्याय हमारी समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम जो है अध्याय 3 को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।